हेलो बच्चों, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये क्लास 12 का हम एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा लेके आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे अभी। और जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। चैप्टर जो हम लोग का है वो है क्या? सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड। मतलब इनमें से चार ऑप्शन आपको गिवन है। चार ऑप्शन में से आपको पता करना है कि इसमें से एमोर्फस सॉलिड कौन सा है। तो देखिए, इसमें से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तीनों, कॉपर तो है, मेटल है, तो ये मेटेलिक सॉलिड होगा। ये H2O जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। LiPr जो है ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ये तीनों क्या होता है? ये तीनों होता है मेरा क्रिस्टलिन सॉलिड। ये तीनों क्या होता है? क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। तो बचा एक ही बचा हुआ है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या हो जाएगा? हमारा एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। तो टेफ्लॉन हम लोग एमोर्फस सॉलिड तो हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट हम लोग को याद रखना है। नोट पॉइंट क्या होगा कि अगर कहीं भी हम लोग इस तरीके से कहीं भी रिलेटेड, अगर फाइबर ग्लास से रिलेटेड कुछ भी कंपाउंड दिखता है, जैसे कि अगर हम लोग टेफ्लॉन का बात करें या फिर सेलोफेन का बात करें या फिर पीवीसी पाइप का बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर हम लोग बात करें, तो ये सब जो भी होता है ना, ये सब सारा जो होता है वो एमोर्फस ही होता है। क्रिस्टलिन का अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्रिस्टलिन में जनरली आपको मेटल्स दिखेंगे, या फिर हो सकता है कि आप लोग को कंपाउंड दिखे, जैसे H2O है, LiPr है, हो सकता है H2SO4 भी मिले ऑप्शन में। तो ये सब जो होता है जनरली वो सब सारा होता है हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड। और जो भी रिलेटेड है इससे, मतलब फाइबर ग्लास, ये सब से रिलेटेड जो भी कंपाउंड मिलेगा हम लोग को वो सारा एमोर्फस होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि एक क्यूब अगर हम लोग लेते हैं, ये जैसे हम लोग का एक क्यूब है, इस क्यूब में अगर हम लोग कॉर्नर्स का बात करेंगे तो एक क्यूब में क्या होता है? कितना कॉर्नर? एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 कॉर्नर प्रेजेंट है एक क्यूब में। तो इसका आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा। लेकिन इस क्यूब से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछ के कुछ और क्वेश्चन पूछ ले कि इस टाइप का और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सपोज कीजिए कि वर्टिसेस, कॉर्नर की जगह पर एक और वर्ड यूज कर सकता है, वो होता है क्या? वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब भी वही होता है, कॉर्नर का जो मतलब है कोना, वर्टिसेस का भी सेम मतलब है। जहां पर दो लाइन आके मैच करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो ये जो दोनों वर्ड जो है वो सेम है, इसका आंसर 8 होता है। लेकिन अगर सपोज आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन में कि वाटर मतलब हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, तो एक क्यूब में कितना फेस होता है? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि फेस जो होता है वो 6 होता है। अब देखते हैं फेस 6 कैसे होता है। अगर हम लोग काउंट करें तो ये हम लोग का एक फेस हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 2 फेस हो गया। इसी तरीके से अगर नीचे वाला काउंट करेंगे तो 3 फेस, ऊपर वाला 4 फेस, और एक सामने वाला ये वाला, अगर हम लोग सामने और पीछे वाले काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल कितना फेस हो जाएगा? 6। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एक क्यूब में जो फेस होता है वो 6 होता है। अब फेस सेंटर, फेस सेंटर कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक क्यूब बनाते हैं। यहाँ पर क्या किए? हम क्यूब बना लिए। अब इस क्यूब में जो फेस है, कितना फेस है? 6 फेस है। अभी हम लोग देखें कि जो फेस है वो 6 है। तो अगर 6 फेस है तो उस 6 फेस का सेंटर भी तो 6 ही होगा। एक फेस मान लेते हैं, ये वाला जो फेस हम कंसिडर करेंगे तो इसका सेंटर ये होगा। मान लेते हैं ये वाला हम फेस को कंसिडर किए हैं तो इसका सेंटर ये होगा। तो अगर 6 फेस है टोटल तो उसका फेस सेंटर भी कितना हो जाएगा? वो भी 6 के बराबर ही होगा। अगला हम लोग बात करें एजेस। एजेस का मतलब क्या होता है? वो एजेस का मतलब है लाइन। एजेस का मतलब है कितना लाइन है। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इसमें कितना लाइन है एक क्यूब में? अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा 12 के बराबर। देखिए काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल एज कितना होगा एक क्यूब में? वो 12 के बराबर होगा। अब एज का मतलब हो गया 12। अब एज सेंटर पूछ लिया। एज सेंटर कहने का मतलब क्या है कि सपोज करें कि यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं हम। सपोज करें कि ये कोई एक मेरा एज है, तो ये जो एज है उसका सेंटर कितना है? एक एज का मतलब एक ही सेंटर। तो अगर 12 एज है टोटल मेरा, तो टोटल एज सेंटर कितना हो जाएगा? वो भी 12 के बराबर होगा, ठीक है। अगला है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब क्या होता है? देखिए बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? ये जो क्यूब बना हुआ है ना, इस क्यूब का सेंटर पोजीशन, मान लेते हैं ये क्यूब है, उसका सेंटर पोजीशन ये है, तो टोटल बॉडी सेंटर क्यूब में कितना होता है? वो 1 के बराबर होता है। और फेस डायगोनल, अगला पॉइंट है हम लोग का फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज कीजिए फेस कितना है मेरा क्यूब में? ये 6 हो गया फेस। अब मानते हैं यहाँ पर एक हम फेस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक मेरा फेस है, तो इस फेस में हम लोग कितना डायगोनल ड्रॉ कर पा रहे हैं? 2 ही डायगोनल ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो एक फेस में अगर 2 डायगोनल है तो टोटल मेरा फेस कितना है? 6 फेस है। तो 6 फेसेस में कितना डायगोनल होगा टोटल? वो टोटल कितना हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी डायगोनल हम लोग का होता है 4। बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4 होता है। तो एक क्यूब में हम लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग को होता है कॉर्नर और वर्टाइसेस दोनों कितना होता है? 8 के बराबर। फेस कितना होता है? वो 6 के बराबर होता है। फेस सेंटर कितना होगा? 6 के बराबर। एज कितना होगा? 12। एज सेंटर 12।
बॉडी सेंटर 1 और फेस डायगोनल 12 और बॉडी डायगोनल 4। तो ये सारा चीज में से कोई भी आपसे एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि इसमें से एक क्यूब में कितना होता है वो बताइए हम लोग को। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का बात करते हैं हम लोग, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सपोज एक क्यूब हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा एक क्यूब बन गया, मान लेते हैं ये एक क्यूब है, ठीक है। तो इसमें ना क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, एक होता है एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज करें कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं एक्सियल डिस्टेंस। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब जो लेंथ मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है। अगर ए बी सी तीनों बराबर है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए कौन सा सही है। चारों ऑप्शन में से देखिए, चारों में से कौन सा सही है। तो जहां पर भी हमको a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिखेगा और हम लोग क्या बोलेंगे कि यही वाला आंसर सही होगा, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए वो होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख गया हम लोग को। सेकंड ऑप्शन देखिए तो ये तो आंसर सही हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड हम लोग का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि a इक्वल्स टू बी तो है लेकिन b इक्वल्स टू सी नहीं है, यहाँ पर b इज नॉट इक्वल्स टू सी हो गया। और थर्ड ऑप्शन देखें सी नंबर, यहाँ तो तीनों ही बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है तो कभी भी क्यूब नहीं बन सकता है। और लास्ट ऑप्शन आया हम लोग का नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक और चीज हम लोग को याद रखना है, वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अब जो एक्सियल लेंथ लिए थे ना हम लोग, एक्सियल डिस्टेंस, सपोज कि ये वाले लेंथ को हम लोग ए माने थे, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल होता है हम लोग का अल्फा, और बी का जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल होता है हम लोग का बीटा, और सी का जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल होता है हम लोग का गामा। ये सी के जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल हम लोग क्या होता है, गामा। मतलब कि अगर क्यूब में अगर एबीसी के साथ साथ अल्फा बीटा गामा भी मेरा 90 डिग्री के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला परफेक्ट क्यूब बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, एक क्यूब में ध्यान हम लोग रखना है कि जो एक्सियल डिस्टेंस है, मतलब एक्सियल लेंथ है, वो तीनों सेम होना चाहिए। और अल्फा बीटा गामा जो होता है एक्सियल एंगल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग कितना होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए नंबर। फोर्थ, जेड इफेक्टिव ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जेड इफेक्टिव ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल क्यूबिक ले ले या फिर बीसीसी ले ले या फिर एफसीसी, सिंपल क्यूबिक ले या फिर बीसीसी ले लेते हैं या फिर एफसीसी ले लेते हैं, तीनों का हमको जेड इफेक्टिव जरूर याद होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर शॉर्टकट आंसर याद रहेगा हमको तो आंसर तो हो जाएगा 1। अगर इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने का ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहे हैं। एक क्यूब हम बना लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं और इस क्यूब में जो एटम प्लेस होते हैं वो इस तरीके से कुछ प्लेस होते हैं, ये इस तरीके से एटम्स को हम प्लेस कर दिए। अब जेड इफेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एटम को हम अगर कंसीडर करें, सपोज कर लेते हैं कि हम इस एटम को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एटम इस क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये वाला एटम जो है वो इस क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। इसको निकालते कैसे, सपोज ये जेड इफेक्टिव को निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 8। और हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो सिंपल क्यूबिक में एक कॉर्नर पे जो एटम प्लेस होता है वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना आने वाला है हम लोग का, वो 1 आने वाला है। जेड इफेक्टिव हम लोग कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए, वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, अगले क्वेश्चन पे चलें तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखें ए और आर का रिलेशन कैसे निकालते हैं, सपोज यहाँ पर हम एक क्यूब बना लेते हैं, पहले ये क्यूब बनाते हैं। जो एटम्स अगर एक्चुअली में देखेंगे ना हम लोग कैसे अरेंज होता है, तो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। मतलब एक अगर एटम यहाँ प्लेस्ड है तो दूसरा एटम जस्ट इससे सट के रहता है, मतलब ये गैप नहीं होगा बीच में, ये गैप नहीं होगा, ये एटम एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। कहने का मतलब क्या है कि ये वाला एटम इस तरीके से हम लोग को दिखेगा, ये इस तरीके से हम लोग को दिखेगा। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ए पहले पता होना चाहिए कि ए मेरा है क्या और आर मेरा है क्या। तो ए जो मेरा होता है और आर तो हम लोग का रेडियस होगा, आर तो मेरा एटॉमिक रेडियस, जो एटम हम कंसीडर किए उसका रेडियस होगा। ए जो होता है वो मेरा होता है एज लेंथ, क्या होता है, एज लेंथ।
तो अगर हम लोग किसी भी क्यूब का सपोज करें ये वाला लाइन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये क्यूब का एज है, मतलब क्या हुआ कि ये r बोल सकते हैं इसको और इसको भी r बोल सकते हैं। ये मेरा हो गया यहाँ सेंटर से लेकर डिस्टेंस r और यहाँ सेंटर से लेकर डिस्टेंस r, और ये दोनों मिला के कितना बना रहा है, दोनों मिला के मेरा a बना रहा है, मतलब एक क्यूब का जो एज है उसका लेंथ के बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a इक्वल्स टू r प्लस r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इक्वल्स टू 2r के बराबर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो ये हम लोग हो जाएगा a इक्वल्स टू 2r, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा a इक्वल्स टू 2r के बराबर। ये हम लोग कैलकुलेशन भी देख लिए कैसे करना है, हालांकि ये सिंपल क्यूबिक था, लेकिन अगर बॉडी सेंटर और फेस सेंटर आएगा तो उसका कैलकुलेशन अलग अलग होता है। तो सिंपल क्यूबिक का भी हम कैलकुलेशन किए हैं, अगले कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग बॉडी सेंटर वगैरह का भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक का ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक का टॉपिक कवर करने का बेसिक रीजन ये है कि सबसे आसान ये होता है, यहाँ से सारे टर्म्स को हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि सपोज करें अगर हमको जेड इफेक्टिव निकालना है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ये सब जो टर्म्स है इनको हम लोग सिंपल क्यूबिक में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पता होना चाहिए पहले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब क्या है, सपोज अगर हम एक क्यूब बनाए हैं और उस क्यूब में अगर एटम्स प्लेस्ड है, उस क्यूब में अगर एटम्स प्लेस्ड है इस तरीके से, तो ये वाला एटम डायरेक्टली कितने दूसरे अदर एटम से टच किया हुआ है, ये वाला जो एटम बना है वो डायरेक्टली कितने अदर एटम से टच करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो सिंपल क्यूबिक है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब इसी को रिफरेंस में मान के हम एक चार्ट बना के रखे हुए हैं, इस चार्ट से आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर होगा देखते हैं। ये जेड इफेक्टिव लिखे हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर है, ये थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक, ये है सिंपल क्यूबिक, ये है मेरा बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर। ये आप लोगों को पता होगा, ये तो चैप्टर 1 में बहुत सारा बेसिक सा टर्म्स है। ये सिंपल क्यूबिक है, वो बॉडी सेंटर क्यूबिक है, वो फेस सेंटर क्यूबिक है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक का अगर हम लोग बात करें जेड इफेक्टिव मेरा सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 1 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये हम अभी डिराइव करके बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वही चीज यहाँ पर a इक्वल्स टू 2r। अब हम अगर बीसीसी का बात करेंगे, तो जेड इफेक्टिव कितना होता है, बीसीसी में वो 2 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो 8 होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कितना होता है, 2r इक्वल्स टू √3a/2 के बराबर। अगर एफसीसी का बात करते हैं, एफसीसी में जेड इफेक्टिव मेरा 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कितना होगा, 2r इक्वल्स टू √2a/2। तो ये जो चार्ट हम बना के दिया ना बच्चों आप लोग, ये आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन सेट हो जाएगा एमसीक्यू के टर्म्स में, एमसीक्यू या फिर वन वर्ड आंसर। देखिए यहाँ पर जो भी आंसर हम लिख रहे हैं वो बहुत ही छोटा आंसर है। मतलब अगर सपोज करें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इस तरीके से कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, और फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो आपको अगर 8 याद नहीं है तो आप आंसर कैसे लिखेगा। इसीलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का इस तरीके से, देखिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफसीसी का, ये लिखा हुआ है मेरा एफसीसी, यहाँ पर है एफसीसी का। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें, एफसीसी ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चार्ट है, एफसीसी में कितना है, 12 के बराबर है। तो 12 के बराबर है तो अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सीधा डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, वो होने वाला है 12 के बराबर। ये कितना होने वाला है, वो 12 के बराबर होगा। तो ये देखिए ये 12 के बराबर ये आंसर हो गया, बाकी तीनों गलत है। 8 किसका होता है, 8 होता है मेरा बीसीसी का, और सॉरी 8 अभी ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये 8 नहीं होता है, ये हम 4 भी गलत है, 4 तो किसी का नहीं होता है, 8 किसी का नहीं होता है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हम लोग का 12 के बराबर। फेस सेंटर्ड में जो होता है वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 6-7 क्वेश्चन थे जिसको हम डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सॉलिड स्टेट आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये जो टॉपिक है ना इसमें से आपको मैक्सिमम 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि टोटल जो सॉलिड स्टेट का वेटेज है वो 5 मार्क्स का है।
मतलब इसमें से आपको 1 नंबर का शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यू या फिर 2.5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, पैटर्न जो इस बार चेंज किया गया है उसमें 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, तो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और रेगुलर बेसिस पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू पैटर्न लेके एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।